तो हेडिंग लिखेंगे स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो लिखोगे स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो आरएनए बनने के क्या स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहले हमने समझा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे हम समझ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहला होता है शुरुआत। शुरुआत होती है उसे कहते हैं इनिशिएशन, इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन कहाँ पे होती है भाई? तो इनिशिएशन कहाँ पे होती है? एंजाइम जो होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जाके बाइंड करता है, पॉलीमरेज जो होता है अलोंग विद सिग्मा फैक्टर, अलोंग विद सिग्मा फैक्टर, ठीक है, अलोंग विद सिग्मा फैक्टर वो जाके बाइंड करता है, बाइंड एट जाके बाइंड करता है एट प्रमोटर। कहां पे बाइंड करता है? प्रमोटर पे बाइंड करता है, तो बाइंड एट प्रमोटर, ठीक है, अभी देखा था ना तुमने प्रमोटर एरिया, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर जाके कहां बाइंड करता है? प्रमोटर पे, ठीक है भाई। तो अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बना दूं समझाने के लिए, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर कहां पे बाइंड कर गया? प्रमोटर पे, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे अपोजिट बेस पेयर लगाने लग जाएगा और आरएनए बन जाएगा टेम्पलेट पे, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई गौरव? एलोंगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर बाइंड एट प्रमोटर एंड इनिशिएट द प्रोसेस, और इनिशिएट कर देगा किसको? प्रोसेस को, ठीक है। एलोंगेशन ये नहीं कराया अभी, स्कूल में हो गया, यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं एलोंगेशन क्या होता है। एलोंगेशन, तो एलोंगेशन में क्या होगा? ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा ये अपोजिट बेस पेयर लगाएगा, अपोजिट बेस पेयर लगाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज यूजेस, ये यूज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज यूजेस राइबोन्यूक्लियोसाइड, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या यूज करेगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो ये यूज करेगा राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टू फॉर्म आरएनए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? इसको भी समझाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो व्हाट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? अगर जैसे यहाँ पे बताओ तुम, अगर यहाँ पे ATGC है तो आरएनए पे क्या लगाता जाएगा? UACG, तो इसे क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये यूज करेगा राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? तो ये यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन के ऊपर कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं? 3। कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं? 3। तो इसे कहते हैं ATP। क्या कहते हैं? ATP कहते हैं। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके ऊपर से एक फॉस्फेट टूटा, दूसरा फॉस्फेट टूटा, और यहाँ पे 7.2 किलो कैल एनर्जी मिली, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी मिली, 7.2 किलो कैल से कम मिलती है। अब ये जो एनर्जी थी, इस एनर्जी की मदद से यहाँ पे क्या लगाए गए? बॉन्ड्स लगाए गए। और ये लास्ट में जब इस पे सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया, तो एक फॉस्फेट रह गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियोटाइड में। अगर याद हो, एक न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जब फॉस्फेट लग जाता है तो क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो नाम क्या था अगर याद हो? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, वो एक न्यूक्लियोटाइड था। ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, वो क्या था? एक न्यूक्लियोटाइड था। तो यहाँ पे लास्ट में एनर्जी देने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। तो शुरू में तो ये बॉन्ड तोड़ के क्या देगा फातिमा? एनर्जी। और बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फातिमा ने, तुम्हारा नाम ईरम है ना, फातिमा उसका है। तो यहाँ पे पहले बॉन्ड तोड़ के क्या देगा? एनर्जी, और लास्ट में जैसे एक फॉस्फेट बचेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में। क्लियर है? और वो न्यूक्लियोटाइड फिर यहीं लग जाएंगे। अब ये जो है इसमें लेंथ आरएनए की बढ़ जाएगी। तो आरएनए पॉलीमरेज यूज राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टू फॉर्म आरएनए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड आरएनए लेंथ इंक्रीजेस। और आरएनए लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आरएनए लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है भाई। जब आरएनए बन जाएगा पूरी तरीके से तो लास्ट स्टेप आएगा टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या आएगा? टर्मिनेशन। तो व्हाट इज टर्मिनेशन? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज रिचेज, जैसे पहुंचेगा, ठीक है, रिचेज टर्मिनेटर रीजन, तो जैसे ये पहुंचेगा टर्मिनेटर रीजन पे, रिचेज टर्मिनेटर रीजन, रो फैक्टर, तो यहाँ पे प्रोसेस को रुकवा देगा कौन? रो फैक्टर टर्मिनेट द प्रोसेस, रो फैक्टर टर्मिनेट द प्रोसेस। तो यहाँ पे रो फैक्टर टर्मिनेट कर देगा किसको?
प्रोसेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज रीच करेगा टर्मिनेटर तक, ठीक है, रो फैक्टर किसको रोक देगा, टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को। तो अब यहां से क्या बन के निकल जाएगा, तो नाउ नेसेंट आरएनए, नाउ नेसेंट आरएनए, नेसेंट क्या होता है भाई, नया, ठीक है। तो नाउ नेसेंट आरएनए, नाउ नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ, ये निकल के गिर जाएगा। नाउ नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ एंड गोज टू साइटोप्लाज्म, और कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा फॉर ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसलेशन। तो ये चला जाएगा साइटोप्लाज्म में फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। तो ये हो गए 3 स्टेप, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो अगर तुमसे मैं पूछूं, बताओ ईरम, ये जो प्रोसेस थी डीएनए से आरएनए बनने की, ये कहाँ चल रही थी, न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। अब आरएनए भी कहाँ बना, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस से बन के कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। किसके लिए चला गया, फॉर ट्रांसलेशन के लिए चला गया, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का, कि प्रोकैरियोट्स और देखो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये आरएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ था, फिर इसने आरएनए बनवा दिया, और आरएनए बनवाते बनवाते कहाँ पहुंच गया, टर्मिनेटर पे। टर्मिनेटर पे कौन बैठा होता है, रो फैक्टर। रो फैक्टर को जैसे टच करेगा वो टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को, और जैसी प्रोसेस टर्मिनेट होगी नेसेंट आरएनए, नया आरएनए गिर जाएगा और कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। क्लियर होगी बात भाई गौरव, ठीक है। अब आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है। कल डांस नहीं कर रहे गौरव, हैं कल स्कूल में डांस नहीं कर रहे, जाओगे नहीं जाओगे, तो ना जाने पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं तो कभी नहीं जाता था। हाँ, अच्छा बुलाया नहीं तुम्हें, सही है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है भाई, स्टेप्स क्या होंगे, सेम। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 1 आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, 1 आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। तो एक आरएनए पॉलीमरेज ऑल टाइप्स ऑफ क्या बना देगा, आरएनए। दैट इज कौन कौन से आरएनए बना देगा ये, तो ये बना देगा आरएमटी, आरएमटी। तो ये तीनों तरीके के आरएनए बना देगा। तो राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। तो एक ही एंजाइम कितने तरीके के आरएनए बना देगा, तीनों टाइप्स के आरएनए बना देगा। आर का मतलब कौन सा होता है, राइबोसोम, क्या होता है, तो इसका नाम होगा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसका नाम क्या होगा, मैसेंजर आरएनए, क्या नाम होगा, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और इसका क्या नाम होगा, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब ये प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए के अंदर सिर्फ क्या होंगे, एक्सॉन होंगे, क्या होंगे, एक्सॉन होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना मोनोसिस्ट्रॉन पॉलीसिस्ट्रॉन, तो पॉलीसिस्ट्रॉन में क्या बन रहे थे, एक्सॉन, और हमारे अंदर क्या बन रहे थे, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों बन रहे थे। तो यहाँ पे क्या होंगे, ओनली एक्सॉन, क्या होंगे, ओनली एक्सॉन होंगे, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं हमारे अंदर, तो स्टेप्स क्या हो गए, सेम। अब हमारे अंदर क्या होगा, 3 आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर होंगे, 3 आरएनए पॉलीमरेज, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट। तो 3 आरएनए पॉलीमरेज क्या होंगे, रिक्वायर होंगे। तो इसके अंदर सिर्फ एक होता है, हमारे अंदर 3 रिक्वायर होता है। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनवाएगा आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनवाएगा एमआरएनए। तो एमआरएनए नहीं बनता, हमारे अंदर बनता है एचएनआरएनए। क्या बनता है, एचएनआरएनए। कोई बताएगा इस चीज का आंसर कि एचएनआरएनए क्यों बना, बताओ आकृति, हमारे अंदर एमआरएनए क्यों नहीं लिखा, एचएन क्यों लिखा है, एचएन क्यों लिखा है हमारे अंदर, इंट्रॉन भी होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या होगा, बिकॉज एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों बनेंगे, एक्सॉन एंड इंट्रॉन
बोथ होंगे, ठीक है, बोथ फॉर्म, बोथ क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो इस इंट्रॉन को निकालना पड़ेगा कैसे, स्प्लाइसिंग से। कैसे निकालना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग से। तो यूकैरियोट्स में HNRNA बनता है और इस HNRNA का नाम होता है हेट्रोजाइगस RNA। तो इसका नाम होता है हेट्रोजाइगस RNA। तो इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस RNA। अरे वाह, हिम्मत है भाई इस भाई में। हाँ नमस्ते भाई। हेट्रोजाइगस RNA, इतनी बारिश के बाद भी पहुंच जाता है ये हेट्रोजाइगस RNA। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि rRNA के साथ प्रोकैरियोट्स में और क्या क्या बनता है, ठीक है। तो rRNA के साथ बैक्टीरिया के अंदर बनता है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे along with it, along with it, along with it। तो यहाँ पे क्या क्या बनता है, 5S RNA बनता है, ठीक है। देन यहाँ पे बनता है 16S RNA और बनता है 23S rRNA, rRNA। तो ये इसके अंदर इसकी सब यूनिट बनती है। अगर किसी को याद हो, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। कौन सा होता है, तो 70S की दो सब यूनिट होती थी, 50 और 30। तो 50 और 30 की भी फर्दर ये यूनिट्स होती हैं, 5, 16 और 23, ठीक है। 23 वाली इंपॉर्टेंट है, ये 5, 16, 23, 5, 16 और 23। अगर यूकैरियोट्स की बात करी जाए तो rRNA के साथ क्या बनता है, 5.8S rRNA, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पे, 18S, हाँ S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, rRNA। और 28S rRNA, ठीक है। जिसको S का मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं बता देता हूं। देखो ये मान लो 50 है, ये मान लो 30 है, 50 और 30 जुड़ के कितना होना चाहिए था, 80। कितना होना चाहिए था, 80। पर यहाँ पे इतना हिस्सा इसके अंदर क्या हो गया, धस गया, तो इसे कहेंगे सेडिमेंट हो गया। तो कायदे से लेंथ कितनी आनी चाहिए थी, इतनी, पर लेंथ कितनी आई, कम, बिकॉज इतना हिस्सा इसमें क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया। तो 50 और 30 80 होना चाहिए था, पर 50 और 30 कितना आता है, 70। सेम ऐसी हमारे अंदर यूकैरियोट्स में राइबोसोम हमारा होता है 80S। कैसा होता है, और हमारी 80S की दो सब यूनिट होती है, 60 और 40, और 60 और 40 100 होना चाहिए था, पर उतना हिस्सा सेडिमेंट हो गया, तो नेट कितना आया, 80, ठीक है। उस 80 की भी सब यूनिट होती है, मतलब वो जो 50 और 30 होते हैं उसकी भी सब, 40 और 60 की भी सब यूनिट होती है, जो होती है 5.8S, 18S और 28S, ठीक है। तो ये तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कि प्रोकैरियोट्स में rRNA के साथ और क्या बनता है, 5S RNA, 16S rRNA एंड 23S rRNA ये बनता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एक बार तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, मोनोसिस्टोन और पॉलीसिस्टोन पढ़ा था हमने। फिर हमने ये डायग्राम पढ़ा था, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स। तो प्रमोटर में हमने पढ़ा था यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है तो प्रोसेस क्या हो जाती है, इनिशिएशन। फिर आरएनए बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एलोंगेशन। और आरएनए जैसे टर्मिनेटर पे पहुंचता है तो प्रोसेस रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। तो आज हमने 3 स्टेप पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में स्टेप सेम होते हैं, यूकैरियोट्स में स्टेप सेम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे आरआरएनए बना देता है और हमारे अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के आरआरएनए बनाते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए के साथ और क्या बनता है, तो अलोंग विद टीआरएनए एक बनता है हमारे अंदर 5S आरआरएनए। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा यूनिक है ये कि टीआरएनए के साथ क्या बन रहा है, 5S आरआरएनए। और बनता है एसएनआरएनए। क्या बनता है, एसएनआरएनए। तो एसएन का फुल फॉर्म क्या होती है, एसएन की फुल फॉर्म होती है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो यहाँ पे मैं बार बार एस लिख रहा हूँ ना, ये एस लिख रहा हूँ, ये एस लिख रहा हूँ, ये इसे कहते हैं सेडिमेंट को। जो इसके अंदर मैंने बोला ना धस गया, इतना हिस्सा इसके अंदर धस गया, तो इसे क्या कहते हैं, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंट, आरआरएनए, 5S आरआरएनए, इसलिए तो स्टार लगाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है ये एसएनआरएनए, ये किसमें मदद करेगा, हेल्प इन स्प्लाइसिंग। किसमें मदद करेगा, हेल्प इन स्प्लाइसिंग में। ये मदद करेगा स्प्लाइसिंग में, इसमें से इंट्रॉन काटने में मदद करेगा। इसमें से किसमें काटने में मदद करेगा, इंट्रॉन काटने में मदद करेगा, क्योंकि इंट्रॉन हमारे लिए काम के नहीं होते, ठीक है भाई।
तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो एक बार याद करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन एलोंगेशन सेम, यूकैरियोट्स में इनिशिएशन एलोंगेशन सेम। क्लियर होगी बात। प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनए बनाएगा, यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए बनाएंगे, 3 आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए बनाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाएगा एचएनआरएनए। हमारे एमआरएनए को एचएनआरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन इंट्रॉन एक साथ होते हैं तो इसलिए क्या नाम पड़ता है, एचएनआरएनए। और आरपी3 क्या बनाता है, टीआरएनए। फिर सवाल ये आता है कि इन आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के साथ और क्या बनता है। तो प्रोकैरियोट्स में आरआरएनए के साथ बनता है 5s आरएनए, 16s आरएनए, 23s आरएनए। हमारे अंदर आरआरएनए के साथ क्या बनता है यूकैरियोट्स में, तो बनता है 5.8, 8 से आ जाता है 18, 18 से आ जाता है 28, तो 5.8, 18 और 28। टीआरएनए के साथ क्या बनता है, 5s आरआरएनए और एसएनआरएनए। एसएनआरएनए होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो कि मदद करता है इस इंट्रॉन को काटने में, जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, तो हेडिंग डालेंगे एमआरएनए। तो सबसे पहला आरएनए पढ़ना शुरू करेंगे हम, एमआरएनए। तो एमआरएनए तो नहीं पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट पढ़ेंगे एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए के अंदर क्या क्या होता है, तो पहले लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म, हेट्रोजाइगस आरएनए। हेट्रोजाइगस आरएनए क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होता है, इंट्रॉन और एक्सॉन, है ना। तो यहाँ पे इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो इसके डायग्राम में क्या क्या देखने को मिलेगा सक्षम, एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर क्या देखने को मिलेगा, एक्सॉन, फिर क्या देखने को मिलेगा, इंट्रॉन, फिर देखने को मिलेगा एक्सॉन, फिर देखने को मिलेगा इंट्रॉन। तो इसके बीच में क्या आएंगी, इंटरप्शंस। क्या आएंगी, इंटरप्शंस। अब यहाँ पे इन इंटरप्शंस को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इन इंटरप्शन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इट अंडरगो स्प्लाइसिंग, इट अंडरगो स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ, दैट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, दैट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन को निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्प्लाइसिंग कहा जाता है। तो बताओ भाई सक्षम, अगर इंट्रॉन को निकाल दोगे तो इंट्रॉन क्या होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट्स। क्या होते हैं, पार्ट्स। और एक्सॉन क्या होते हैं, कोडिंग पार्ट्स। ठीक है, तो जब तुमने इसको निकाल दिया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे बचा सिर्फ एक्सॉन। क्या बचा गौरव, एक्सॉन। फिर यहाँ पे गैप बच गया, गैप के बाद फिर क्या आ गया, एक्सॉन। फिर क्या बच गया, गैप बच गया, गैप के बाद फिर क्या आ गया, एक्सॉन आ गया। अब ये जो एक्सॉन है अलग अलग है, क्या आएंगे, अलग अलग है। तो इन एक्सॉन को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ने के लिए होती है बायोलॉजिकल ग्लू। हमारी बॉडी में एक ग्लू होती है जिसका नाम होता है लाइगेज। तो लाइगेज क्या करेगा, ज्वाइंड बाय लाइगेज। तो लिखा जाएगा ज्वाइंड बाय लाइगेज। तो इसको ज्वाइन कौन करेगा, लाइगेज। लाइगेज क्या होता है, बायोलॉजिकल ग्लू। क्या होता है, बायोलॉजिकल ग्लू। तो हमारी बॉडी की एक ग्लू होती है जिसका नाम होता है लाइगेज। ये इनको जोड़ देगा। तो जोड़ देगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन। तो एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन आपस में जुड़े हुए दिखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। क्लियर होगी बात भाई। यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे 5' और ये हो गया यहाँ पे 3'। ठीक है, तो एक हो गया 5' और ये हो गया 3'। ठीक है, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन को निकालना। ठीक है, स्प्लाइसिंग कौन करता है, अंडरगो स्प्लाइसिंग बाय स्प्लाइसोसोम, बाय स्प्लाइसोसोम। याद रखना एंजाइम का नाम क्या होता है, स्प्लाइसोसोम। जो एसएनआरएनए है ना उसी की बात हो रही है। तो बाय स्प्लाइसोसोम एंजाइम का नाम पूछा जाता है, क्या नाम होता है, स्प्लाइसोसोम। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन, एक्सॉन है और ये 5' से 3' क्या बना, आरएनए। ये 5' से 3' क्यों बना है, जरा ध्यान दो। यहाँ पे ईरम, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, टेम्पलेट की पोलैरिटी थी ये, और कोडिंग की पोलैरिटी थी ये। ठीक है भाई, और नया आरएनए कैसे बन रहा था, ऐसे, यस और नो। तो इसके अपोजिट क्या आएगा, 5' और इधर क्या आएगा, 3'। समझ में आ गया। तो नया आरएनए की पोलैरिटी हमने 5' 3' क्यों लिख के, समझ में आ गया।
अब यहाँ पे इसके ऊपर आकृति क्या करनी पड़ेगी, कैपिंग और टेलिंग। क्या करनी पड़ेगी, कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग टेलिंग किस लिए करी जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से मूव करके कहाँ जाने वाला, साइटोप्लाज्म में। तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में जो इसे डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिंग डन बाय मिथाइलेटेड ग्वानिन, तो ये करी जाएगी बाय मिथाइलेटेड ग्वानिन के द्वारा, मिथाइलेटेड ग्वानिन के द्वारा। और टेलिंग करी जाएगी बाय पॉलीएडेनिन, तो ये करी जाएगी बाय पॉलीएडेनिन। पॉलीएडेनिन मतलब बहुत सारे एडेनिन के द्वारा करी जाएगी। कितने एडेनिन के द्वारा करी जाएगी, 200 से लेके 300 एडेनिन लगाए जाएंगे, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगी, टेल। ये कैपिंग और टेलिंग इसे किससे बचाते हैं, तो ये कैपिंग और टेलिंग किससे बचाते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इनको इसको क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। इस एमआरएनए को देते हैं स्टेबिलिटी। तो ये जो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बना है इसका नाम क्या हो गया, एमआरएनए। तो यहाँ पे फिगर हो गया ये किसका, एमआरएनए का। तो अब जाके तुम्हारे सामने एक प्योर क्या बना है, एमआरएनए बना है। क्लियर होगी बात, ये इरेज कर दें इधर वाला, ठीक है। तो अब जाके तुम्हारे सामने एक प्योर एमआरएनए बना है। तो समझ में आ गया। तो हमारे अंदर एमआरएनए कब बनता है, जब क्या हो जाती है, स्प्लाइसिंग। जब क्या हो जाती है, स्प्लाइसिंग हो जाती है। और उससे पहले वो क्या रहता है, एचएनआरएनए। उससे पहले क्या रहता है, एचएनआरएनए। अगर मैं तुम लोगों से, हाँ, टेलिंग, कैप और टेल, कैप और टेल, ठीक है भाई सक्षम। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका डायग्राम अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे इस पे ध्यान दो। ये एमआरएनए का मैंने डायग्राम बनाया आकृति, ठीक है। इस एमआरएनए के अंदर कौन से कोड है, AUGC है ना, AUGC, यही सब कोड है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैप, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टेल। कैप और टेल का मतलब क्या, बेस स्पेसिस, बेस पेयर कहेंगे, बेस पेयर। तो ये जो यहाँ पे एमआरएनए बना है, इस एमआरएनए में जो बेस पेयर होते हैं, इन बेस पेयर का अगर 3-3 के सेट को बोला जाए, किसको बोला जाए, 3-3 के सेट के। जैसे मैंने पहला बोला AUG, दूसरा बोला CCC, तीसरा बोला UUU और चौथा बोला UGA। तो इनको कहा जाता है कोडोन। क्या कहा जाता है, कोडोन कहा जाता है। अगर तुम्हें याद हो कोडोन के बारे में तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुमने पढ़ा था सिक्कल सेल एनीमिया, तो था CTC ने बनाया GAG बनवा रहा था, GAG कोडोन था, GAG क्या था, और ये बनवा रहा था ग्लूटामिक एसिड। क्या बनवा रहा था, ठीक है। फिर म्यूटेशन हो गई थी तो ये बन गया था CAC। तो यहाँ पे आ गया था GUG, और GUG भी क्या था, कोडोन, क्या था, और ये बनवा रहा था वैलिन। क्या बनवा रहा था। तो जो एमआरएनए होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कोडोन। एमआरएनए के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कोडोन। तो एमआरएनए के अंदर होते हैं कोडोन, जो क्या बनाते हैं, विच फॉर्म अमीनो एसिड, विच फॉर्म अमीनो एसिड। तो जो क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। तो जैसे ही हम 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ लेंगे तो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा कोडोन। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ये समझ में आया ना, कोडोन समझ में आया। अब ये बताओ, तुम सारे बच्चे ये बताओ, इस कोडोन को रीड कौन करेगा, टीआरएनए। कौन रीड करेगा, इसलिए उसका नाम क्या था, ट्रांसफर। रीड करके किस चीज को लाके ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे आकृति बताओ, रीड करके किस चीज को लाके ट्रांसफर करेगा, अमीनो एसिड। जैसे मान लो उसने इसको रीड करा AUG को, AUG बोल रहा है मुझे अमीनो एसिड चाहिए मिथ्योनिन, तो इसको रीड करके यहाँ पे टीआरएनए क्या लगा देगा, मिथ्योनिन। समझ में आ गई बात। इस CCC बोल रहा है मुझे चाहिए वैलिन, UU बोल रहा है मुझे चाहिए फिनाइलएलानिन, तो यहाँ पे लाके इनके अमीनो एसिड लगा देगा कौन, टीआरएनए। अब यहाँ पे देखो आकृति क्या लगा हुआ मिला है, अमीनो एसिड। क्या लगा हुआ मिला है, अमीनो एसिड। क्या लगा हुआ मिला है, अमीनो एसिड। तो इन अमीनो एसिड में बॉन्ड कौन बनवाएगा, RRNA। कौन बनवाएगा, आर। तीनों आरएनए का पर्पस समझ में आया, ठीक है। तो mRNA के ऊपर होते हैं कोडोन्स, ठीक है, और इन कोडोन्स को रीड करके अमीनो एसिड कौन लाता है सक्षम, टीआरएनए। इसलिए उसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। देखो उसका नाम क्या, नाम लिखा हुआ है, ट्रांसफर आरएनए। और इन अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनवाता है कौन, RRNA। और जब ये बॉन्ड बन जाते हैं तो ये अमीनो एसिड क्या बन जाते हैं, प्रोटीन। क्या बन जाते हैं, प्रोटीन। तो जैसे तुम माउथ में कुछ खा रहे हो तो एंजाइम निकलता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। तो पहले सलाइवरी अमाइलेज का डीएनए एक्टिवेट होता है, फिर वो डीएनए उससे क्या बनाता है, आरएनए। जैसा अभी हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बना, ठीक है। अब आरएनए हमारी बॉडी में बन रहा है तो कैसे बनेगा, हेटेरोजाइगस। उसके अंदर क्या होगी, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होके एक प्योर mRNA बन जाएगा। अब वो जो प्योर mRNA उसके अंदर क्या होंगे, कोडोन्स। फिर उन कोडोन को कौन रीड करेगा, टीआरएनए।
टीआरएनए उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को आपस में बॉन्ड कौन बनवाएगा, आरआरएनए। फिर जाके तुम्हारे माउथ में एंजाइम निकलेगा सलाइवरी अमाइलेज। समझ में आ गई बात। इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है, जब जाके तुम्हारे माउथ में एक एंजाइम आता है। क्लियर होगी बात। सेम ऐसी पेट में, हर जगह पूरी बॉडी में हार्मोन्स एक्सेट्रा सब ऐसी प्रोसेस से बनते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं आरएनए पे, जिसका नाम होता है टीआरएनए। जिसका नाम होता है टीआरएनए। तो टीआरएनए का नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। दूसरा नाम होता है एडाप्टर आरएनए। तो एडाप्टर आरएनए क्यों कहते हैं, बिकॉज अपने साथ जोड़ता है ये, बिकॉज इट अटैच अमीनो एसिड। अपने साथ क्या अटैच करता है, अमीनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है, बिकॉज इट ट्रांसफर अमीनो एसिड। क्या ट्रांसफर करता है, अमीनो एसिड। तो इसलिए इसका नाम ट्रांसफर आरएनए हो गया। ठीक है भाई। तो ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड ट्रांसफर करता है। अडेप्टर आरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड को अपने साथ चार्ज करके जोड़ के और कहां ले जाकर जोड़ देता है, एमआरएनए के ऊपर। ठीक है। तीसरा नाम क्या होता है गौरव इसका, सोल्यूबल आरएनए। क्या नाम होता है, सोल्यूबल आरएनए। सोल्यूबल आरएनए क्यों नाम होता है, क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है काम करने के बाद। ठीक है। डिसॉल्व आफ्टर वर्क। डिसॉल्व आफ्टर वर्क, जैसे काम पूरा हुआ क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। जैसे प्रोटीन बना इसका काम खत्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका अगला पॉइंट, टीआरएनए जो होता है। टीआरएनए जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हैव 77 बेस पेयर। इसके अंदर सिर्फ कितने बेस पेयर होते हैं, 77 बेस पेयर होते हैं। ठीक है। हैव ओनली 77 बेस पेयर। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका किसने दिया, रॉबर्ट होले नाम के साइंटिस्ट ने। तो स्ट्रक्चर गिवन बाय होले होले। ठीक है। रॉबर्ट होले। जब हम पढ़ते थे ना हम भी खुश होते थे, रॉबर्ट होले। ठीक है। तो रॉबर्ट होले नाम के साइंटिस्ट ने इसका क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इसने बताया क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लोवर लीफ लाइक। क्लोवर क्या होता है, लॉन्ग। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर को और क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड एल बोला जाता है। इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल। तो मैं ये इन्वर्टेड एल तो प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, क्लोवर लीफ लाइक बता देता हूं कैसा होता है। ठीक है। तो टी आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो देखो ये आरएनए का 5 डैश है, क्या आया, ये स्ट्रैंड आगे गई मुड़ गई, क्या हो गई, मुड़ गई। फिर ये स्ट्रैंड आगे गई, फिर नीचे की तरफ क्या कर गई, मुड़ गई। फिर ऊपर गई, फिर इधर जाके क्या हो गई, मुड़ गई। फिर इधर आके क्या आ गया, 3 डैश। क्या आ गया, 3 डैश। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो ये 3 डैश है, ये 3 डैश क्या है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहाँ पे किसको बाइंड करके लाता है, अमीनो एसिड को बाइंड करके लाता है। तो 3 डैश को क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। और ये जो होता है सक्षम, इसे कहते हैं एंटीकोडोन लूप। क्या कहते हैं, एंटीकोडोन लूप। तो इस लूप की मदद से क्या करता है, ये रीड करता है एमआरएनए को। किसको रीड करता है, एमआरएनए कि उसको कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, उसको कौन सा अमीनो एसिड चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये एयूजी को रीड करने आया, देखो यहाँ पे ईरम, देखो किसको रीड करने आया। तो एयूजी को कैसे रीड करेगा, देखो ए का उल्टा यू, यू का उल्टा ए और जी का उल्टा सी। तो इसके ऊपर एंटीकोडोन क्या होंगे, समझ में आ गई बात। अब मान लो सीसी को रीड करने आया, तो सीसी को रीड करने आया तो उल्टा क्या होगा, जी, जी और जी। इस तरीके से रीड करता है। जैसे रीड कर लेगा उसका अमीनो एसिड लगा देगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे ये रीड करता है, तो इसे कहते हैं एंटीकोडोन लूप। इसे कहते हैं एंटीकोडोन लूप। लूप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि घुमावदार है। कैसा है, घुमावदार है। तो ये एंटीकोडोन लूप क्या करती है, एंटीकोडोन लूप रीड करती है किसको, एमआरएनए को। क्लियर होगी बात भाई। तो ये हो गया टीआरएनए कंप्लीट। ठीक है। ये वाला इरेज कर दें, एमआरएनए वाला। बताओ जी, ईरम कौन सा रह गया, आरएनए कौन सा, आरएनए रह गया, आरआरएनए कौन सा रह गया। आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, तो हमारा जो राइबोसोम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोकैरियोट्स और दूसरी तरफ लिखेंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम होता है। 70s की 2 सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल।
ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, सब यूनिट। एटीएस की दो सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो इसकी भी कितनी दो यूनिट होती हैं, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट। क्लियर होगी बात यहाँ पे। जो लार्ज सब यूनिट होती है उसका नाम होता है 50s और स्मॉल सब यूनिट का नाम क्या होता है सक्षम, 30s। क्या नाम होता है, 30s। अब देखो 50 और 30 सक्षम जुड़ के कितना आना चाहिए था, 80, पर ये इसके अंदर क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया। तो एस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट। तो लेंथ कितनी आई, कम, लेंथ कितनी आई, तो कितना आ गया, 70। सेम ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60, कितनी होती है, और स्मॉल वाली कितनी होती है, 40। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो 60s 40s, 60 और 40 कितना आना चाहिए था, 100, पर नेट कितना आया, 80, 80 आया। क्यों, क्योंकि इतना उसके अंदर क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे। तो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम हो गया, यूकैरियोट्स का राइबोसोम हो गया। अगर हम बात करें लार्ज सब यूनिट की, तो लार्ज सब यूनिट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो लार्ज सब यूनिट में क्या देखने को मिलता है, तो लार्ज सब यूनिट में क्या देखने को मिलता है, तो लार्ज सब यूनिट के अंदर 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट में 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। इसका नाम होता है ईपीए। क्या नाम होता है, ईपीए। तो ई का नाम होता है एग्जिट साइट, पी का नाम होता है पेप्टाइड साइट, तो इसको कहते हैं पेप्टिडाइल साइट। तो पेप्टिडाइल मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा, तो ये करेगा फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये अभी देखो मैंने क्या बताया था, टीआरएनए रीड करके क्या लगा देगा, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवाएगा, राइबोसोम, है ना, आरआरएनए मतलब राइबोसोम। और इसे कहते हैं असेप्टर साइट। क्या कहते हैं, असेप्टर साइट। तो यहाँ से नया टीआरएनए घुसेगा अंदर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एमआरएनए था, एमआरएनए पे कौन आया, एयूजी, ठीक है। एयूजी को किसने रीड करा, टीआरएनए, इसने मिथ्योनिन लाके लगा दिया जो इसका अमीनो एसिड है, ठीक है। इसको चारों तरफ से कवर कौन करेगा, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। अब ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट यहाँ से स्लाइड करके, यहाँ से स्लाइड करके किसके ऊपर चली जाएगी, ट्रिपल यू के ऊपर। किसके ऊपर चली जाएगी, ट्रिपल यू के ऊपर। फिर एक टीआरएनए कहां से घुसेगा, असेप्टर से, क्या लाके लगा देगा, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में पी साइड क्या बनवा देगी, बॉन्ड। और जो पुराना वाला टीआरएनए वो ई साइड से क्या चला जाएगा, बाहर, ई साइड से क्या चला जाएगा, बाहर, ठीक है। सेम ऐसी फिर अगला कोडोन रीड होगा, उसका अमीनो एसिड आके यहाँ पे लग जाएगा। तो एंट्री कहां से होगी टीआरएनए की, असेप्टर से। इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन बना देगा, पेप्टाइड साइट। कौन सी, पेप्टाइड साइट। और पुराना टीआरएनए क्या हो जाएगा, एग्जिट साइट से बाहर हो जाएगा। तो अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। समझ में आ गई बात कैसे हो रहा है सक्षम। और लास्ट में जैसी ये पूरी चेन बन जाएगी, ये निकल के बाहर चली जाएगी और ये बन गया एंजाइम, प्रोटीन या हार्मोन हमारी बॉडी का। क्लियर होगी बात, यस और नो, ठीक है। एक एंट्रेंस में सवाल आता है कि दोनों सब यूनिट कब जुड़ती हैं। तो यहाँ पे बोथ सब यूनिट ज्वाइन ड्यूरिंग, ये ज्वाइन होती हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। कब ज्वाइन होती हैं, ट्रांसलेशन के टाइम पे, बाय मैग्नीशियम। किसकी मदद से होती हैं, बाय Mg++ की वजह से होती हैं, ठीक है। सवाल ये आता है कि अगर मैग्नीशियम नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, मैग्नीशियम नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं पॉलीजोम। तो ये तो हो गया एक राइबोसोम, ये हो गया एक राइबोसोम, ये हो गया दूसरा राइबोसोम, ठीक है। तो दो राइबोसोम जब एक साथ चिपक जाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, पॉलीजोम कहा जाएगा, ठीक है। तो व्हेन मैग्नीशियम इज मोर, जब मैग्नीशियम ज्यादा होगा, इट फॉर्म पॉलीजोम, ये क्या बना लेंगे, पॉलीजोम बना लेंगे, जो कि होते हैं मैनी राइबोसोम। जो क्या होते हैं, मैनी राइबोसोम। तो मैनी राइबोसोम एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसे कहा जाएगा पॉलीजोम, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो हमारे सामने की स्ट्रक्चर बन के दिखेगा जिसका नाम होगा पॉलीजोम। क्लियर है भाई सबको। तो ये हो गया यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स हो गए, क्लियर है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स हो गए। फिर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर हमने समझा यूकैरियोट्स में एचआरएनए बनता है, तो उसके लिए हमने समझा एमआरएनए, एमआरएनए को प्योर एचएनआरएनए को प्योर एमआरएनए बनने के लिए जरूरत पड़ी स्प्लाइसिंग की। उसके अंदर जो कोड्स आए उनका नाम पड़ा कोडोन, कोडोन को रीड करने के लिए था टीआरएनए और इनमें बॉन्ड बनवाने के लिए था आरआरएनए। क्लियर है इरम। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक सबको, स्प्लाइसिंग बता दी,
तो बताओ भाई आकृति, गैस करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगला टॉपिक कौन सा होगा, देखते हैं कौन बताता है। अभी बताया था मैंने, अगर ध्यान देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, क्या पता याद आ जाए ना। हेडिंग लिखेंगे जेनेटिक कोड। तो कल पतंग उड़ाओगे भाई, हैं परसों है जेनेटिक कोड। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड, तो जरा समझते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड होते हैं कोडोन्स, ठीक है। तो कोडोन्स क्या कह रहे हो भाई, मैं उड़ाऊंगा इन। कोडोन्स आर ट्रिपलेट, कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। आगे तुमने देखा होगा ना, 1 2 3 1 2 3, तो कोडोन्स आर ट्रिपलेट। समझ में आया सक्षम, ट्रिपलेट कैसे हैं, क्योंकि 3 3 के सेट में, किसमें 3 3 के सेट में, तो कोडोन्स आर ट्रिपलेट, ठीक है। किसने बनाया, इज फॉर्म्ड, इज डिस्कवर्ड बाय, इज डिस्कवर्ड बाय, तो इनको डिस्कवर्ड करा गैमो नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, जियोर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है भाई। इन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड, विच आर कोडेड बाय, जो कोड करते हैं, विच आर कोडेड बाय डिफरेंट कोडोन्स, विच आर कोडेड बाय डिफरेंट कोडोन्स। सो कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, अगर 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है, सो कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, अगर कोड करना है 20 अमीनो एसिड के लिए, कोडोन्स जो होने चाहिए, ठीक है, कोडोन्स जो होने चाहिए या बेसिस जो होने चाहिए, बेसिस ऑफ आरएनए जो होने चाहिए, जो कि होते हैं AUGC, ये किसमें होने चाहिए, शुड बी इन कॉम्बिनेशन, शुड बी इन कॉम्बिनेशन। तो आरएनए के बेसिस किसमें होने चाहिए, कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। तो इन्होंने बोला कि 20 अमीनो एसिड होते हैं, और 20 अमीनो एसिड कौन बनाते हैं, कोडोन बनाते हैं। और ये 20 अमीनो एसिड अगर ये कोडोन बना रहे हैं, तो इन 4 आरएनए के बेसिस को कॉम्बिनेशन में होना चाहिए अलग अलग, ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बना सकें, कोडोन बना सकें, ठीक है। तो शुड बी इन कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 4 की पावर 3, तो 4 क्या हो गए यहाँ पे भाई, बेसिस, 4 क्या हो गए बेसिस, और 3 क्या हो गए यहाँ पे कोडोन, क्योंकि कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। तो इसने बोला 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देयरफॉर 64 कोडोन निकले। कितने कोडोन निकले, 64 कोडोन निकले। 64 कोडोन में इनने बोला कि जो 61 कोडोन है ये कोई अमीनो एसिड बनवाते हैं, और जो 3 कोडोन है ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनवाते हैं। क्लियर होगी बात। जो 61 कोडोन है इनको कहा गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे फॉर्म अमीनो एसिड, ये क्या फॉर्म करेंगे, अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड बनवाएंगे, ठीक है। तो इनका काम था अमीनो एसिड बनवाना। और 3 कोडोन कौन थे, नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, ये क्या नहीं बनवाएंगे, अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे। तो नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, तो ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनवाएंगे, तो नॉट फॉर्म अमीनो एसिड। अगर ये अमीनो एसिड बनवाएंगे तो इनको नाम क्या पड़ा, इनको कहा गया कॉल्ड सेंस कोडोन, इन्हें कहा गया सेंस कोडोन। और ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनवाएंगे तो इनका नाम पड़ा नॉनसेंस कोडोन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन, नॉनसेंस कोडोन। और नॉनसेंस कोडोन जो थे इनको कहा गया स्टॉप कोडोन, ठीक है। क्या कहा गया, स्टॉप कोडोन। तो व्हाट इज स्टॉप कोडोन, जो प्रोसेस को, प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। तो नॉट फॉर्म अमीनो एसिड कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन, बिकॉज इट स्टॉप, या देयरफॉर ये क्या करते हैं, ये टर्मिनेट करते हैं ट्रांसलेशन को। ये क्या करते हैं, टर्मिनेट ट्रांसलेशन। अगर याद हो प्रोटीन बनने के प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। क्लियर होगी बात भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको तीन इन कोडोन्स को कैसे बनाते हैं। पहले कोडोन्स को बनाएंगे, फिर 3 साइंटिस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसका बनाएंगे चार्ट, तो इसे कहेंगे चेकर बोर्ड कोडोन्स का। तो यहाँ लिखेंगे UCAG, यहाँ लिखेंगे UCAG, और यहाँ लिखेंगे UCAG, बड़ा सा बनाना UCAG और UCAG, और आएगा UCA और G, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट बक्सा, ये हो गया यहाँ पे दूसरा बक्सा, ये हो गया तीसरा बक्सा, और ये हो गया चौथा बक्सा, ठीक है भाई।
बताओ भाई सक्षम, आरएनए में कौन कौन से बेस पेयर होते हैं? आरएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस होते हैं? ए यू जी सी। तो ए यू जी सी को मैंने कैसे लिख दिया? ए यू जी और सी आगे पीछे लिख दिया ना बस, ठीक है। तो इनको मैंने लिख दिया इस तरीके से, तो कंफ्यूज मत होना कि कुछ नया तो नहीं बना दिया सर ने। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये होंगे अब 64 कोडोन। तो 64 कोडोन कैसे बनेंगे जरा समझते हैं। पहले लिख लो, लिख लिया तक? देखो भरेंगे कैसे, देखो सक्षम, ये हो गया फर्स्ट, क्या हो गया? ये वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया? थर्ड। समझ में आ रहा है इरम? यहां से क्या उठाओगे इरम? यू। यहां से क्या उठाओगे? और यहां से भी क्या उठाओगे? यू। समझ में आ गई बात? तो मतलब पहला दूसरा तो हर बार क्या उठाओगे? यू, यू और यू। और यहां से क्या आ जाएगा? यू सी ए जी, यू सी ए और जी। पहले कोडोन भर गए, 4 कोडोन हो गए। अब देखो यहाँ पे आकृति, यहां से क्या उठाओगे? यू, यहां से सी, यू सी, यू सी, यू सी और यू सी। और यहां से क्या उठाओगे? यू सी ए जी। कितने हो गए? 8 कोडोन हो गए। थर्ड वाले में क्या उठाएंगे इरम? यू और ए। इसका सक्षम बताएगा, यू ए, यू ए और यू ए। यहाँ क्या आ जाएगा? यू सी ए जी। बताओ सक्षम, इस वाले में क्या उठाएंगे? लास्ट वाले में यू, यू और जी। पहला यू और जी, अगले में भी यू और जी, यू और जी और यू और जी। और यहाँ से क्या भर देंगे? यू सी ए जी। क्या बन गए भाई? ये तुम्हारे सामने 16 कोडोन बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहला आया कि यू ए जी, यू ए ए, यू ए जी, यू ए ए और यू जी ए। ये जो तीन है, ये तीन कहलाते हैं स्टॉप कोडोन। क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडोन। तो ये तुम्हारे सामने मिल गए स्टॉप कोडोन। क्या मिल गए? स्टॉप कोडोन। तो ये तीन होते हैं स्टॉप कोडोन। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी कि यू ए, यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडोन। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड स्टॉप कोडोन। अब आता है कि इनके नाम क्या होते हैं। तो यू ए, इसका नाम होता है ऑर्चरे, यू ए जी इसका नाम होता है ओपल, और यू जी ए इसका नाम होता है एम्बर। ठीक है, एम्बर। ये हो गए यहाँ पे तीन तरीके के स्टॉप कोडोन। ये तीन तरीके के क्या हो गए? स्टॉप कोडोन। क्लियर होगी बात? साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नाम पड़ गया स्टॉप कोडोन। मतलब ये किस चीज को रोकेंगे आकृति? प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भर रहा हूं मैं, देखो आकृति बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला भर रहा हूं मैं, ये वाला क्या आएगा? ए यू, ए यू, ए यू और ए यू। यहाँ क्या आ जाएगा? यू सी ए और जी। अब यहाँ पे एक कोडोन और मिल गया जिसकी प्रॉपर्टी काम की है। तो यहाँ पे जो ए यू जी होता है, ये प्रोटीन बनने की प्रोसेस को शुरू करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए यू जी हैव डुअल फंक्शन। इसके पास डुअल फंक्शन होते हैं, ये दो फंक्शन करता है। कैसे डुअल फंक्शन करता है? पहला तो ये अमीनो एसिड बनाता है। तो फर्स्ट क्या होता है? फॉर्म मिथ्योनिन। क्या बनाता है? मिथ्योनिन। तो ये बनाता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड। और दूसरा इसका फंक्शन होता है, ये इनिशिएटर कोडोन होता है। ये क्या होता है? इट इज इनिशिएटर कोडोन। तो सेकंड होता है इट इज इनिशिएटर कोडोन। ये प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या करता है? चालू करता है। तो मतलब प्रोटीन जब तक नहीं बनेगा, जब तक टीआरएनए किसको नहीं ढूंढ लेता है? एयूजी को नहीं ढूंढ लेता है। ठीक है, जब तक वो पूरी चेन में किसको नहीं ढूंढ लेता? एयूजी को। तो फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए है, देखो सक्षम, यहाँ पे यू 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 ए, ठीक है, सी 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 जी जी जी, और यहाँ पे आ गया ए यू जी। क्या आ गया? ए यू जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये रीड करता हुआ आ रहा है टीआरएनए, कुछ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा। जैसे ही एयूजी आएगा मिथ्योनिन लगा देगा। तो मतलब प्रोसेस कहां से शुरू होगी? एयूजी से। ठीक है, तो एयूजी जो होता है ये फॉर्म करता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड। और ये फर्स्ट, ये क्या होता है? इट इज अ इनिशिएटर कोडोन। ये प्रोसेस ऑफ प्रोटीन को क्या करता है? चालू करता है। समझ में आ गई बात? तो इसके कितने फंक्शन होते हैं? दो। कितने फंक्शन होते हैं सक्षम इसके? दो। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के लिए। तो इसके डुअल फंक्शन होते हैं। क्लियर हो गए भाई? 2 पॉइंट। अब बात करते हैं यू 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 और यू यू सी की। तो यू 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 और यू यू सी जो होते हैं, ये फॉर्म करते हैं फिनाइल अलानीन। क्या बनाते हैं? फिनाइल अलानीन अमीनो एसिड। फिनाइल अलानीन अमीनो एसिड बनाते हैं। फिनाइल अलानीन अमीनो एसिड बनाते हैं। और ये जो फिनाइल अलानीन अमीनो एसिड होता है, ये क्या होता है? सेम होता है इन बैक्टीरिया
टू ह्यूमन, बैक्टीरिया टू ह्यूमन, मतलब ये दोनों जो बना रहे हैं यूयूयू और यूयूसी, क्या बना रहे हैं ये ईरम फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड, तो ये हमारे अंदर भी यही बनाएंगे और बैक्टीरिया के अंदर भी यही बनाएंगे। तो बैक्टीरिया में अगर ये कोड होगा तो उसमें भी यही बनेगा जो हमारे अंदर बन रहा है, और हमारे अंदर भी क्या बनेगा, फिनाइल अलानिन ही बनेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन, इसे कहा था यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है कोडोन की, होगी थर्ड प्रॉपर्टी, कि कोडोन जो होते हैं वो जो हमारे अंदर कोड कर रहे हैं वही बैक्टीरिया के अंदर कोड करेंगे। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड और वैलिन वाला उठाता हूं, क्योंकि वैलिन वाला तुम पढ़ चुके हो है ना, तो वैलिन वाला उठाते हैं। और ये रहा ग्लूटामिक एसिड और वैलिन, तो ये तो हो गए यहाँ पे ये वाला, तो इसमें आएगा जी ए और जी ए, ये आएगा UCA और G। तो याद करो GAG क्या बनवा रहा था, ग्लूटामिक एसिड, तो ये दोनों क्या बनवाते हैं, ग्लूटामिक एसिड, क्या बनवाते हैं, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे इससे कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, डी प्रॉपर्टी मिलती है कि एक अमीनो एसिड is coded by one amino acid is coded by more than one codon, one amino acid is coded by more than one codon, तो एक अमीनो एसिड कई कोडोन बनाते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको लिख लो फिर समझ में आ जाएगा, इज कॉल्ड डीजनरेट प्रॉपर्टी, से क्या कहते हैं, डीजनरेट प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन, इज कॉल्ड डीजनरेट प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन। तो यूं आ जाएगा, देखो एग्जाम में गौरव सवाल आएगा कि व्हाट इज डीजनरेट प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन। ठीक है, तो तुम बताओगे कई कोडोन एक ही तरीके का अमीनो एसिड बनाते हैं। आकृति को मैंने बोला कि एक फ्लावर बना के दिखाओ, आकृति ने भी बना दिया। ईरम को बोला तुम फ्लावर बना के दिखाओ, इसने भी बना दिया। तो फ्लावर किसने बनाया, दोनों ने बनाया, पर दोनों ने अलग अलग बनाया। तो एक तरीके का अमीनो एसिड कई कोडोन बना सकते हैं, पर एक कोडोन एक बार में एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक है, तो एक कोडोन एक बार में एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, अम्बिगियस, क्या कहा जाता है, अम्बिगियस प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो यहाँ पे लास्ट वाले पे आते हैं, तो जैसे यहाँ पे आएगा GG और GG, तो आएगा UCA और G, तो ये सब क्या बनाते हैं, वैलिन बनाते हैं। ये सब क्या बनाते हैं, वैलिन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वन कोडोन फॉर्म वन अमीनो एसिड, एक कोडोन एक बार में एक ही अमीनो एसिड बनाता है। तो वन कोडोन फॉर्म वन अमीनो एसिड, एक कोडोन एक बार में एक ही अमीनो एसिड बनाता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं अनएम्बिगियस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसे कहते हैं कॉल्ड अनएम्बिगियस प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन, तो दिस इज कॉल्ड अनएम्बिगियस प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ई, कौन सी हो गई, ई प्रॉपर्टी हो गई कोडोन की। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें एक सवाल आ जाता है कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन क्या है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन क्या है। तो इसका एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स डीएनए, तो इन दोनों के डीएनए में लागू नहीं होता है रूल। तो प्रोटोजोन्स और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसमें ये रूल लागू नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शन होते हैं। हाँ, एक कोडोन एक बार में एक ही अमीनो एसिड बना रहा है, एक कोडोन एक बार में एक ही अमीनो एसिड बना रहा है, पर एक तरीके का अमीनो एसिड कई कोडोन बना रहे हैं। वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, एक तरीके का अमीनो एसिड कई कोडोन बना रहे हैं। जैसे मैंने बोला फ्लावर तुम भी बना रहे हो, तुम भी, पर अलग अलग बना रहे हो ना, तो इसे क्या कहेंगे, डीजनरेट प्रॉपर्टी। एक बार में एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड बना रहा है, एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड बना रहा है। तुम एक कोडोन हो, तुमने सिर्फ एक फ्लावर बनाया, तुम एक कोडोन हो, तुमने एक ही फ्लावर बनाया, तो इसे क्या कहा जाएगा, अनएम्बिगियस प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन कहा जाएगा। पर दोनों ने एक ही चीज बनाई, तो सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, दोनों ने फ्लावर बनाया, तो इसे क्या कहेंगे, हम डीजनरेट कहेंगे। क्लियर होगी बात?
एसी बंद कर दिया मैं, थोड़ा अजीब से ठंड सी हो रही थी। बताओ जी, समझ में आया? ठीक है, अभी 5 मिनट है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। तो बताओ भाई सक्षम, क्या बनेगा यहाँ पे? देखो क्वेश्चन है सक्षम, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है AUG, ठीक है, UUU, UUU, UUC और UGA। बताओ कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? AUG से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा सक्षम? मिथ्योनिन। कौन सा बनेगा? AUG कोड किसके लिए करता है? मिथ्योनिन के लिए। ट्रिपल यू क्या बनाएगा बताओ? अलानिन। ट्रिपल यू क्या बनाएगा? UUC क्या बनाएगा? फिनाइल अलानिन। देखो UUC भी क्या बना रहा है? फिनाइल अलानिन। ठीक है, अब यहाँ पे UGA क्या बनाएगा सक्षम? UGA क्या बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा, ये स्टॉप कोडॉन होता है, प्रोसेस को रोक देगा। प्रोसेस को क्या कर देगा? रोक देगा। समझ आ गई बात? तो सिर्फ यही 4 अमीनो एसिड बनेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, या तो बोलेगा इन कोडोन्स का अमीनो एसिड बताओ, या बोलेगा इन अमीनो एसिड का कोडोन बताओ। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन किस पे आता है? इन्हीं पे ही आता है, UUU, UUC, AUG। ठीक है, और तुम्हारा GAG, क्योंकि तुमने उसमें सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा हुआ है। तो हमारी बात वैलिन पे आ जाएगी, क्योंकि ये भी सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़ा हुआ है उसी पे क्वेश्चन आएगा, बाकी कोडोन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो आकृति देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मान लो ये 3 कोडोन डिलीट हो गए, 3 कोडोन म्यूटेशन की वजह से क्या हो गए? तो ये वाला अमीनो एसिड नहीं बनेगा, पर ये तीनों बनेंगे। तो जब म्यूटेशन, सक्षम ध्यान दो, जब म्यूटेशन 3-3 के सेट में होगी, किसमें होगी? 3 के सेट में, तो रीडिंग चेन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, रीडिंग चेन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पर अगर मान लो सक्षम यहाँ पे ना ये वाला बेस हट गया, यू हट गया, तो यहाँ पे आगे की चेन क्या हो गई? खराब। आगे की चेन क्या हो गई? खराब, क्योंकि देखो 3-3-2 रीडिंग सीक्वेंस क्या हो गया? बिगड़ गया। तो ना ये बनेगा ना ये बनेगा, तो सिर्फ इतना ही बनेगा, ये 2 बनेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देयर आर 12 कोडोन्स। कितने कोडोन है? 12। आकृति देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर 12 कोडोन। ठीक है, और 9th कोडोन डिलीट हो गया। 9th कोडोन क्या हो गया? डिलीट। तो 9th कौन सा आएगा यहाँ पे? 3 दूनी 6 और ये रहा 9वां। ठीक है, 3 का सेट सही है, 3 का सेट सही है, 3 का सेट बिगड़ गया, तो सिर्फ ये अमीनो एसिड बनाएगा, ये अमीनो एसिड बनाएगा, इसके आगे कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनेगा। तो जब भी 3 का सेट बिगड़ेगा आगे की चेन खराब हो जाएगी, और अगर ये सिर्फ यहाँ पे तीनों डिलीट हो गए होते तो आगे की चेन वैसी की वैसी ही रहती, तब भी वही रहेगा, तब भी चेन खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर 3-3 के सेट में 3-3 के सेट में हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की चेन ओके रहेगी। पर अगर 1 हटा 2 हटा तो आगे की चेन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE और एंट्रेंस में बहुत बार आया है। ठीक है, कि रीडिंग फ्रेम पे क्या असर पड़ेगा अगर क्वेश्चन ऐसा है तो। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट के नाम लिख दे रहा हूं मैं, और ये हो गया खत्म यहाँ पे कोडोन्स। ठीक है, देन तुम जा सकते हो घर। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोडोन्स को बनवाने में मदद करी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है 3 साइंटिस्ट हेल्प्ड गैमो, जिन्होंने हेल्प करी गैमो की। ठीक है, तो कौन थे वो 3 साइंटिस्ट? नंबर 1 साइंटिस्ट का नाम था हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, हाँ हरगोविंद खुराना। सेकंड साइंटिस्ट का नाम था नीरनबर्ग। इंडियंस का हर चीज में रोल है, वो अलग बात है कि उनका मेन नाम नहीं यूज होता है ना, और क्यों नहीं यूज होता वही भाई वो गए, क्या कह रहे हो? कहाँ पे? गैमो ही तो था जिसने ये बताया था कोडोन्स के बारे में। तो 3 साइंटिस्ट ने हेल्प करी गैमो की ये चार्ट बनवाने में, जो हम चार्ट पढ़ रहे हैं वो इन 3 साइंटिस्ट ने मदद करी इसको बनवाने में। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट जो था जिसका नाम था हरगोविंद खुराना, इसने क्या करा? इसने करा सिंथेसिस करा आरएनए। ठीक है, विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन। तो इसने क्या करा? सिंथेसिस करा आरएनए विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन, जो बस अपनी पसंद के कॉम्बिनेशन थे उसके अंदर, विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन। तो जैसे आकृति कह रही है कि मुझे AUG चाहिए और उसके बाद सिर्फ ट्रिपल यू चाहिए,
तो आर्यगोविंद खुराना ने कहा ये लो, तो इसने सिंथेसिस करा आरएनए विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर वो कॉम्बिनेशन सेम थे तो उसे कहा गया होमोपॉलीमर, कहा गया होमोपॉलीमर। तो मान लो यू 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 यू, तो ये क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर, ठीक है। अगर वो कॉम्बिनेशन अलग थे तो उसे क्या कहा गया, कोपॉलीमर। क्या कहा गया इरम, कोपॉलीमर, ठीक है। जैसे मान लो जैसे ये है GGU, तो ये हो गया कोपॉलीमर, क्या हो गया, कोपॉलीमर, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंट होंगे तो ये हो गया कोपॉलीमर। फिर आया नियनबर्ग, नियनबर्ग ने क्या करा, नियनबर्ग ने बनाया प्रोटीन सिंथेसिस करी, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करी विदाउट सेल, विदाउट सेल। तो इसने क्या करा, प्रोटीन सिंथेसिस करी, प्रोटीन सिंथेसिस करी, कॉम्बिनेशन, डिफाइंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद कहाँ लिखा मैंने, ये होमोपॉलीमर, होमो, होमो मतलब सेम, होमो सेम। होमोसेक्सुअल्स कौन होते हैं, जो सेम होते हैं, है ना, मेल मेल फीमेल फीमेल दोनों होमो कहा जाता है। तो होमो मतलब जो सेम होंगे बेस पेयर, और कोपॉलीमर जो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस करी इन सेल फ्री सिस्टम, इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम का मतलब क्या है, सक्षम, बिना सेल के, बिना सेल के इसने क्या कर दी, प्रोटीन सिंथेसिस कर दी। तो इसमें ये कोड क्या बना रहे हैं, तो बिना सेल के इसने बता दिया कि ये क्या बना रहे हैं, ठीक है भाई। थर्ड साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी मदद करी, इसका नाम था ओचाओ। ओचा ने क्या बनाया, इसने बनाया एंजाइम, क्या बनाया, एंजाइम। तो इसने क्या बनाया, फॉर्म्ड एंजाइम। तो इसने करा फॉर्म्ड एंजाइम जिसका नाम था फॉस्फोराइलेज। तो इसने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम था फॉस्फोराइलेज। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। तो इसने ये एंजाइम बनाया जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये क्या करता था, ये करता था आरएनए को फॉर्म, ठीक है, ये करता था पॉलीमराइज आरएनए विदाउट टेम्पलेट। तो ये करता था, फॉर्म करता था आरएनए, इट फॉर्म आरएनए, इट फॉर्म आरएनए विदाउट टेम्पलेट, इट फॉर्म आरएनए विदाउट टेम्पलेट। तो ये जो डीएनए की टेम्पलेट की जरूरत पड़ती थी ना, उस टेम्पलेट की जरूरत को इसने खत्म कर दिया। तो बिना टेम्पलेट के, दो स्टैंड थी डीएनए के अंदर, एक कोडिंग और दूसरी कौन सी थी, टेम्पलेट। याद करो आखिरी थी दो बताई थी ना। तो बिना टेम्पलेट के इसने क्या बनवा दिया, आरएनए बनवा दिया। तो इट फॉर्म्ड आरएनए विदाउट टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिना टेम्पलेट स्ट्रैंड के इसने क्या बनवा दिया, आरएनए। तो ये हो गया जेनेटिक कोड खत्म। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो 2 3 4 टॉपिक और रह गए, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म कर देंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, शायद सबसे बड़ा चैप्टर है।